हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी वर्णमाला। और आज से प्रत्येक रविवार को हमारे चैनल द्वारा हिंदी पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको प्रतिदिन टाइम पर हमारे चैनल द्वारा वीडियो प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं वर्णमाला में महत्वपूर्ण बिंदु जो किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो वाक्य है। और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। और पदबंध से भी छोटी इकाई आपका क्या है, पद या शब्द है। पद या शब्द है। और पद से छोटी इकाई आपका अक्षर है। और अक्षर से भी छोटी इकाई आपका ध्वनि या वर्ण है। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और म। और इसमें चार वर्ण है। कितने वर्ण है, चार, र, आ, म और आ। तो इसमें हमारे चार वर्ण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा। बहुत टाइम में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण की परिभाषा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। छोटी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और एक नेक्स्ट है जो या में इसकी परिभाषा साबित कर सकते हैं हम, उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है, उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। क्या होता है, उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन थी, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ चुकी होगी। तो वर्ण की परिभाषा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है आपका वर्णमाला। तो अब हम जानते हैं वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका परीक्षाओं में बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वर तथा उसके बाद व्यंजन वर्णों की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मानक हिंदी वर्णमाला। अगर आप चाहे स्टेट के एग्जाम दे रहे हो, चाहे ग्रुप सी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे ऑल इंडिया के एग्जाम दे रहे हो, साथ में टीचिंग के भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें ये पॉइंट बहुत टाइम पूछा गया है। और इस वर्णमाला में से आज तक बहुत टाइम बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और इसी से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले आपका मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। पूछा गया क्वेश्चन है, तो उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण है, 45 वर्ण, जिसमें आपके 10 आपके स्वर हैं और 35 आपके व्यंजन है। अगला बिंदु है आपका लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। पूछा जा सकता है कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है, जिसमें आपके 13 तो आपके स्वर है, 35 आपके व्यंजन है और 4 आपके संयुक्त व्यंजन है। पूछा जा सकता है कि लेखन के आधार पर कितने व्यंजन है, तो 35 और संयुक्त व्यंजन आपके 4 और स्वर आपके 13। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। सबसे पहले हम जानेंगे स्वरों के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर की परिभाषा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में स्वर की परिभाषा भी पूछी जाती है। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण ही आपके स्वर कहलाते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी परिभाषा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, आपकी 11 है। तो वो स्वर कौन कौन से हैं आपका, अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। तो टोटल आपके कितने हो गए 11 स्वर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर या उच्चारण के आधार पर बातें की है। तो आपके कितने स्वर हैं 10 स्वर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम री का प्रयोग नहीं करते। री फोर क्या होता है आपका ऋषि। नेक्स्ट है आपका अगला बिंदु, लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं। तो कितने स्वर हैं लेखन के आधार पर, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो लेखन के आधार पर आपके 13 स्वर हैं, या इनको हम क्या कहते हैं परंपरागत स्वर। तो परंपरागत स्वरों की संख्या भी कितनी आपकी 13 है। तो जो 11 तो ये हो गए, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाते हैं आपके, इसमें अंक और अह जुड़ जाते हैं। तो आपके ये परंपरागत स्वर या लेखन के आधार पर 13 स्वर बन जाते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। तो स्वरों का वर्गीकरण, सबसे पहले हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में इसकी परिभाषा है, जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर के उदाहरण है आपके अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। आपके ये 4 स्वर हैं आपके ह्रस्व स्वर के उदाहरण। ये आपको याद करना है, क्योंकि आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर करना परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हम दूसरा पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। तो इसमें परिभाषा है, जिनके उच्चारण काल में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें आपके टोटल आते हैं 7 स्वर। सबसे पहला आपका आ, फिर इसके बाद बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और उसके बाद आपका औ। तो आपके टोटल कितने हो गए आपके स्वर 7 और टोटल कितने हो गए आपके 11। मैंने आपको देवनागरी लिपि में कितने बताए थे आपको 11 स्वर। एक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम एग्जाम में पूछा गया है, प्लूत स्वर। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है प्लूत स्वर की। तो इसकी परिभाषा है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं प्लूत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किसमें होता है, पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। आपने सुना भी होगा, अगर आप रामायण में देखते हैं हे राम, तो राम को थोड़ा हम लंबा करके बोलते हैं। तो संवादों में या नाटकों में हमारा किसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है प्लूत स्वर का। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो उदाहरण में मैंने आपको ये बता दिया है। तो प्लूत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यूज होता है और नाटक या संवादों में इसका प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे पहले हमने पढ़ा पहले में मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, और उसके बाद है आपका दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अग्रस्वर। क्या पढ़ेंगे अग्रस्वर। छोटी सी डेफिनेशन है, बस एक बार आप सुनोगे तो उसको आप याद कर सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है। देखिए अग्रस्वर है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम अग्रस्वर कहते हैं। उदाहरण में छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई। आपने ये चारों याद कर लेने हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि अग्रस्वर के उदाहरण क्या हैं। तो ई, छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई आपके अग्रस्वर के उदाहरण हैं। इसके बाद है आपका मध्य स्वर। तो इसमें भी एक छोटी सी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग। देखिए मध्य स्वर है, तो जीभ का क्या कौन सा भाग काम करेगा, इसमें मध्य भाग काम करता है। और इसमें उदाहरण है सिर्फ एक, और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में 3-4 बार पूछा गया है। तो मध्य स्वर का उदाहरण क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि और किसका उदाहरण है, तो मध्य स्वर का। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका पश्च स्वर। तो पश्च का मतलब होता है आपका पिछला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी पिछला भाग काम करता है, उसे क्या कहते हैं हम पश्च स्वर कहते हैं। उदाहरण आपने याद करने हैं, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। आपने ये उदाहरण सब याद करने पड़ेंगे, ताकि आप इनको अलग कर सको। परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि पश्च स्वर के उदाहरण क्या है, मध्य स्वर के उदाहरण क्या है और अग्र स्वर के उदाहरण क्या है। ये आप याद कर सकोगे, तब आप वहां आसानी से आंसर बता सकते हो। अगला है हमारा हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे
निरुनासिक या मौखिक स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें निरुनासिक या मौखिक स्वर। तो इसकी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, निरुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। और इसके उदाहरण अ, आ और छोटा ई, ये उदाहरण पूछे जा सकते हैं। और इसमें दूसरा है आपका अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो अनुनासिक। तो इसमें क्या होगा, हवा मुंह और नाक से निकलेगी। और इसके उदाहरण है अ। तो ये ऐसे उदाहरण इसमें पूछे जा सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिख रखे हैं जो हिंदी की क्लास में आपको मैं 5 राइटर से संबंधित और उनकी रचना से संबंधित कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे पहला है आपका, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाला कवि। तो खड़ी बोली, आपको पता है कि खड़ी बोली का जनक कौन है, अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली का जनक कौन है, तो अमीर खुसरो। और साथ साथ में तबला, कव्वाली, इन सबका जनक भी अमीर खुसरो है। इसका जन्म एटा में हुआ था, ये मैंने लास्ट वीडियो में हिंदी में पढ़ा रखा है। तो और इसकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं, एक सबसे पहले आपका खाली कबरी, पहेलियां और गजल और इत्यादि। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अगर आप लास्ट टाइम के पेपर देख रहे होंगे हिंदी के तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। क्या है आपका, प्रिय प्रवास। और इसके लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऊद। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका अशोक के फूल रचना है। तो अशोक के फूल, सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि अशोक के फूल क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है। तो ये एक निबंध है। अगर आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अशोक के फूल रचना क्या है, सबसे पहले तो निबंध है। और इसका लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिव शंभु के चिट्टे। तो शिव शंभु के चिट्टे सबसे पहले क्या है, ये एक निबंध है। और इसकी रचना किसने कर रखी है, तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने इसकी रचना कर रखी है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ध्रुव सामिनी किसकी रचना है, तो ध्रुव सामिनी आपकी जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं अलग से बताऊंगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो ध्रुव सामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ध्रुव सामिनी क्या है, एक नाटक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ध्रुव सामिनी क्या है, एक नाटक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने हिंदी वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट यहीं पे समाप्त कर दिया है। इसमें मैंने आपको